लेके स्टूडेंट में आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो प्राचीन इतिहास से बिलोंग करते हैं, जिनका पेपर नज़दीक है। और आज इनके लिए कुछ नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जो प्राचीन इतिहास से है, एंशिएंट हिस्ट्री से। उनके लिए जो प्रश्न पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा, जो देखेंगे आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएगा और किस तरीके से हमें तैयारी भी करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ नया मॉडल पेपर जो आपके बीच में प्रस्तुत करता रहता हूँ और कुछ नए प्रश्नों के साथ भी आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आइए। तो ये रहा आज का इसी मॉडल पेपर आपके बीच में जो है बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री है। प्रश्न पत्र आपका है उत्तर भारत का राजनीति इतिहास, जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। टाइम आपको पता है 2 घंटे का है, निर्धारित हो चुका है। खंड आज से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न आता है रजत तरंगिणी, यानी कि राजत तरंगिणी के बारे में लिखिए। राजत तरंगिणी है कौन? अब इसमें लिखना होगा आपको राजत तरंगिणी के जी के बारे में। में लिखना है आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित राजत तरंगिणी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। इनकी रचना किसने किया था? कल्हड़ ने। कि जो रजत तरंगिणी है इसकी जो रचना किया था वो कल्हड़ जी ने किया था। वो कब किया था? 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य। इसमें कुल 8 तरंग हैं और राजत तरंगिणी का इतिहास अध्ययन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ निष्पक्ष इतिहासकार था। कहा भी गया है कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो यानी कि जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। यानी कि जो राजत तरंगिणी है, जो राजत तरंगिणी जो उनकी लेखक है कल्हड़ जी ने अपने राजत तरंगिणी में जो मापदंड यानी कि राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का निरूपण करता है, उन्हीं के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया था। तो राजत तरंगिणी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राजत तरंगिणी है क्या। अब दूसरा आपका आता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखना होगा कि खालिमपुर अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्त पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक एवं सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अस्त व्यस्तता और शासनाभाव मतलब कि मत्स्य न्याय जिसे कहते हैं का अंत कर पाल राज्य की नींव डाली। यही राज यानी पाल वंश का संस्थापक था। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न फर्स्ट का, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ कौन है? विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर 1150 ईस्वी में चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठा। यानी कि जो चाहमान राज्य है वो 1150 ईस्वी में विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर दी और वहीं बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बीसल देव के नाम से वहाँ से ये प्रसिद्ध हुआ। वह चाहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था। सिंहासन पर बैठते ही चाहमानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया। उसने चालुक्य, दिल्ली के तोमर, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी कार्यकुशलता से चाहमानों को उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, यानी कि वो किस तरीके से अपना साम्राज्य बनाया और किस तरीके से वो साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत किया। फिर चौथा प्रश्न आपका आता है कि महमूद गजनवी कौन था। यानी कि महमूद गजनवी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार यानी कि भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना था। वह धन का बहुत बड़ा लालची था। उसके आक्रमणों में यानी 1025 ईस्वी का सोमनाथ पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था और इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई तथा मंदिर से अपार संपत्ति हाथ लगी। कहा जाता है कि 200 ऊँट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनवी पहुँचे।
तो ये था गजनवी के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा है कि चाहमानों का मूल स्थान कहाँ था, यानी कि चाहमानों का जो मूल स्थान है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इसमें लिखना होगा आपको कि साहित्यिक और अभिलेखों, यानी कि साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार चाहमान सबाद लक्ष्य के शासक थे। पृथ्वीराज विजय में उनके प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश से बताई गई है, जो सांभर के निकट थी। पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि चाहमान मूलतः शाकंभरी यानी कि सांभर क्षेत्र में उदित हुए हैं और अहिच्छत्रपुर उनका पहली राजधानी थी। वहाँ से वे पुष्कर और अजमेर की ओर बढ़े। तो ये चाहमान के बारे में था। उनका यानी कि जो मूल स्थान था चाहमान का, वो कौन सा था, वो इनका था शाकंभरी, यानी कि जो चाहमान थे वो शाकंभरी था। तो इस तरीके से इनका पूरे भारत में अपनी विजय का पताका फहराया था। उसके बाद फिर आपका छठा प्रश्न आता है सेन शासक विजय सेन। सेन शासक विजय सेन के बारे में, फिर सेन शासक विजय सेन के बारे में लिखना होगा इसमें आपको कि हेमंत सेन के बाद रानी यशोदा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र विजय सेन गद्दी पर बैठा। उसने सूरवंश का एक राजकुमारी से विवाह कर अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। उसने लगभग 62 यानी कि 62 वर्षों तक शासन किया। रामपाल की मृत्यु के बाद पालों का अवनति का लाभ उठाकर विजयसेन ने धीरे धीरे अपनी सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली। उसने अनेक विरुद्ध उपाधियां धारण की। तो ये था सेन शासक विजयसेन के बारे में। उसका फिर नन्नुक, नन्नुक जी कौन थे, इसमें लिखना होगा नन्नुक के बारे में लिखना है। खजुराहो से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नन्नुक चंदेल वंश का प्रथम शासक था। अभिलेखों से उसे नृप महीपति विरुद्ध दिए गए, यानी कि नृप और महीपति विरुद्ध दिए गए, या प्रतिहार राजा शासक था। यह प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था और संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा। खजुराहो अभिलेख के अनुसार उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के समान की सिरोधार्य करते थे। उसका शौर्य अर्जुन के समान था। तो ये था नन्नुक के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है चंदेल यशोवर्मन जी के बारे में। चंदेल यशोवर्मन जी कौन थे, इसमें लिखना होगा कि यशोवर्मन 930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बना, जो गौड़, मिथिला, कोसल, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था और खसों की सेना का सम्मान किया। कौशलों के कोषागार को ढो ले गया और कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलों को भी दुर्बल कर दिया। मालवों के लिए प्रलयंकर संकर था और गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला था। उसके बाद फिर आपका आता है तराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि 9वां प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध। अब इसमें आता है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें लिखेंगे आप लोग कि यह युद्ध 1911 ईस्वी में पृथ्वीराज राजसो और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, यानी कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। तराइन जो था थानेश्वर तथा करनाल के बीच में। तराइन के रणक्षेत्र में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी घायल हुआ। यदि एक खलजी सैनिक उसे लेकर रणभूमि से भाग न गया होता तो रक्त बहाने से यानी कि गौरी की मृत्यु हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका। इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा का गहरा धक्का लगा। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद फिर आपका आता है मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे, इसमें फिर लिखना होगा आपको कि मीर कासिम में 712 ईस्वी में अरब के खलीफा ने अपने सेनाध्यक्ष और मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसने सर्वप्रथम कराची या देवल पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ का राजा दाहिर मारा गया। इसके उपरांत उसने नीरून, ब्रह्मणाबाद, अरोर और मुल्तान पर विजय प्राप्त की, परंतु कासिम की भारत विजय स्थायी ना रह सकी। तो ये था मीर कासिम जी के बारे में। तो दोस्तों ये था सेक्शन ए के सारे प्रश्न जो आपको हमने सारे एक एक करके बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
और प्लस में बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। अब आपका आता है खंडवा। इसमें केवल 5 प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 200 शब्दों में देना है। दूसरा आता है बिल्हड़ के विषय में आप क्या जानते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे बिल्हड़ में कि बिल्हड़ कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम ज्येष्ठ कलश और माता का नाम नाग देवी था। किसी योग्य आश्रयदाता की खोज में बिल्हड़ कश्मीर चले गए और दक्षिण भारत के कल्याण नगर के चालुक्य वंशीय प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य षष्ठ, जो 1076 से 1127 के ईस्वी के दरबार में पहुंचा। राजा ने इनका बड़ा सम्मान और स्वागत किया। बिल्हड़ का महत्वपूर्ण ग्रंथ था विक्रामंक देव चरित है। विक्रामंक देव चरित में इन्हीं विक्रमादित्य का जीवन चरित विस्तार से वर्णित है। साथ ही इनके पूर्वजों का भी उल्लेख है। ऐतिहासिक घटनाओं के निरूपण में बिल्हड़ ने बड़ी तत्परता से दिखाई ही है। यह काव्य कल्याण एवं कल्याणी के चालुक्य का इतिहास जानने के लिए परम उपयोगी है। इस काव्य में 18 सर्ग हैं, जिसमें पूरा पहला सर्ग तो ग्रंथ की भूमिका ही है और इनकी भाषा बड़ी मधुर, कोमल और सरल है। कवि सहृदयों की जीवा पर नाचा करती है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इतना सुंदर और मधुर काव्य अधिक जनप्रिय नहीं हो सका। तो ये था बिल्हड़ जी के बारे में। उसका फिर तीसरा प्रश्न आपका आता है कि कन्नौज नरेश यशोवर्मन यानी कि कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है। इसमें लिखना होगा कि हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 70 वर्ष तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय है। यशोवर्मन के इतिहास में अवतरण होने से ही अंधकार मिट गया। वहाँ महत्वाकांक्षी यानी कि कन्नौज ने जो यशोवर्मन जी के बारे में कहा गया है कि वह महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने एक बार पुनः शांति की व्यवस्था स्थापित की। इससे कन्नौज फिर राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख केंद्र बन गया। यशोवर्मन की दिग्विजयों की जानकारी हमें वक्तपति के गौडवोह नामक ग्रंथ से मिलती है। दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले अपने वैदिक विधि से अवशोरित यज्ञों का अनुष्ठान किया। सर्वप्रथम उसने मगध पर आक्रमण किया। वहीं से वह विंध्यवासिनी देवी की पूजा के लिए गया। मगध का राजा यशोवर्मन से युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बाद यशोवर्मन बंग देश पहुंचा, जहां बंगपति ने आत्मसमर्पण कर दिया। समुद्र तट विजय यात्रा करता हुआ वह मलय पहुंचा और यहाँ पर दक्षिण के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। यशोवर्मन ने महेंद्र पर्वत यानी कि पूर्वी घाटी के राजाओं को भी पराजित किया। पारसिकों के साथ यशोवर्मन का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें यशोवर्मन विजयी रहा। इसके उपरांत वह मरु देश में घुसा। यहाँ उसने गुर्जरों को पराजित किया। इसके बाद वह श्रीकंठ गया। यहाँ की राजधानी थानेश्वर थी। यहाँ से वह कुरु प्रदेश तक अयोध्या गया। यहाँ उसने एक विशाल देव मंदिर का निर्माण कराया और कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के आगे यशोवर्मन को पराजित होना पड़ा। तो ये कन्नौज नरेश यशोवर्मन जी के बारे में था। उसका फिर चौथा प्रश्न आपका आता है राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है आपका। इसमें लिखना होगा आपका कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई मत हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है कि प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति, जो प्राचीन क्षत्रिय हैं उनसे उत्पत्ति कैसी हुई, इस हेडिंग आपका हो जाएगा। इसमें लिखना होगा कि अधिकांश इतिहासकारों ने राजपूत को प्राचीन क्षत्रियों को संतान माना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 36 कुल थे। इन कुलों को सूर्य, चंद्र अथवा यदुवंश से संबंधित बताया गया है। राजपूतों के कुछ रीति रिवाज प्राचीन क्षत्रियों से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर G.S. ओझा का यह मंतव्य है। उसका फिर दूसरा नंबर आता है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई थी। कहा गया है जब राक्षसों से क्लांत हो उठी तब महावशिष्ठ ने इस राक्षसों को दमन करने के लिए अग्निकुंड का निर्माण करके यज्ञ किया और इस अग्निकुंड से 4 वीर योद्धा, पहला तो प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा चाहमान उत्पन्न हुए। तो ये दूसरा नंबर हो गया। फिर तीसरा नंबर आपका आता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्रोफेसर B.S. पाठक और
आदि विद्वानों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, यानी कि बिजौलिया शिलालेख में चाहमान वासुदेव उत्तराधिकारी सामंत का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। उसके बाद चौथा नंबर आपका आता है विदेशियों से उत्पत्ति। कर्नल टाड भंडारकर तथा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस मत के समर्थक हैं कि टाड का मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जात से हुई है। वे उन्हें शक अथवा सीथियन जात का वंशज बताते हैं। उनका मत है कि इस समय पर ये विदेशी यानी कि विदेशी जातियों यानी कि शक, कुषाण और सीथियन भारत आई और कालांतर में यहाँ की ही संस्कृति में घुल मिल गई। फिर पाँचवा नंबर आपका था मिश्रित जाति। तो B.A. स्मिथ का मत है कि कुछ राजपूत प्राचीन आर्य क्षत्रियों तथा कुछ शक या कुषाणों के वंशज हैं। ये विदेश जातियाँ भारतीय जातियों में घुल मिल गईं। इनमें उत्पन्न जाति जिसमें तत्कालीन भारत में शासन किया हो वे राजपूत कहलाए। तो ये अलग अलग महाशयों का कहना है कि राजपूतों का जो विभिन्न मत दिए गए हैं, तो वो राजपूत की जो उत्पत्ति है उसके बारे में यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है इसमें कि नागभट्ट द्वितीय का उपलब्धियां बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां कौन कौन सी थीं इसमें आपको हम बताएंगे। इसमें लिखना होगा आपको आंसर में कि वत्सराज का योग्य पुत्र तथा उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। वह कट्टर साम्राज्यवादी था। उसने कान्यकुब्ज पर अधिकार जमाया और उसने अपनी राजधानी अवंती से हटाकर कन्नौज में की। उसका राज्यारोहण 800 ईस्वी के आसपास हुआ। इनकी राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए और राष्ट्रकूटों के आक्रमण के रूप में दक्षिण का प्रबल प्रतिरोध होते हुए भी वह अंततः अपनी राजनीतिक सत्ता के विस्तार में सफल रहा। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिहिर भोज और ग्वालियर प्रशस्त से प्राप्त होता है। उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को अधीन किया और कन्नौज के चक्रयुद्ध को हराया। आगे बढ़कर गौड़ नेप्रित का मतलब धर्मपाल को परास्त किया तथा बलपूर्वक अनर्त, मालवो, किरात, तुरब, वत्स और मत्स्य के पर्वतीय दुर्गों को छीन लिया। इसके विपरीत राष्ट्रकूट अभिलेखों में ज्ञात होता है कि उसके समकालीन राष्ट्रकूट शासन गोविंद तृतीय ने उसे करारी मात दी और जिस प्रकार उसके पिता ध्रुव ने वत्सराज के साम्राज्य स्वप्नों का एक बाव चकनाचूर कर डाला था, उसी प्रकार गोविंद ने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर नागभट्ट की महत्वाकांक्षी योजनाओं को शीघ्र पूर्ति से बाधा पहुंचाई। गोविंद तृतीय को अपने पिता की भांति दक्षिण लौटना पड़ा। कारण यह था कि अपने मूल क्षेत्रों से इतना दूर उत्तर भारत में वह बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता था। गोविंद तृतीय के चले जाने के उपरांत नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध पर आक्रमण कर दिया। नागभट्ट ने चक्रायुद्ध को आपदस्थ कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वहाँ के प्रथम गुर्जर प्रतिहार सम्राट की भांति परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधियाँ धारण की। अब नागभट्ट ने धर्मपाल के बिहार वाले क्षेत्रों में आगे बढ़कर धर्मपाल को भी ललकारा। ग्वालियर प्रशस्त के अनुसार बंग का राजा धर्मपाल अपनी हाथियों, घोड़ों और रथों के साथ काले घने बादलों के अंधकार की तरह आगे बढ़कर उपस्थित हुआ, किंतु त्रिलोकों को प्रसन्न करने वाला नागभट्ट उगते हुए सूर्य की तरह उसने अंधकार को काटने में सफल रहा और 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो ये था नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियाँ। उसके बाद छठवां नंबर आपका आता है पाल वंश में देवपाल क्यों महान था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका कि पाल वंश में देवपाल महान क्यों था। इसमें लिखना होगा आपको कि धर्मपाल के बाद 808 ईस्वी में और 10 ईस्वी तक उसने महारानी रड़ा देवी से उत्पन्न पुत्र देवपाल ने पाल सिंहासन की अधिष्ठित किया। वह अपने पिता से भी अधिक योग्य सिद्ध हुआ। उसने पाल साम्राज्य को नूतन विजयों को समृद्ध किया। अपने योग्य मंत्रियों एवं सेनापतियों के परामर्श से देवपाल ने उत्तर भारत के समस्त शासकों को भयभीत कर दिया। मुंगेर दानपत्र तथा बादल स्तंभ लेख में कहा गया है कि देवपाल पालवंशी शासकों में से सबसे बड़ा विजेता था। अपने पराक्रम से
उसने पूरे उत्तरी भारत में पाल सत्ता की थाक कायम रखी और पाल राज्य सत्ता का विस्तार किया। उसने कामरूप, मालवा, विंध्य और कलिंग तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दान दिया और बौद्धों को खूब दान दिया। प्रतिहारों से संघर्ष, फिर आप डालेंगे प्रतिहारों से संघर्ष। इस तरीके से आपको लिखना है, प्रतिहारों से संघर्ष। इसमें लिखना होगा कि रामभद्र के पश्चात मिहिर भोज के काल में देवपाल के प्रतिहारों से अनेक सीमावर्ती संघर्ष हुए, जो ग्वालियर प्रशस्त में धर्म के पुत्र धर्मापत्य जो देवपाल थे कि लक्ष्मी की भोज कर पुनर्भू किया, यानी कि क्या हुआ, पुनर्भू कहा गया, जिससे पालों का मिहिर भोज के विषय का सूचक माना जा सकता है। डॉक्टर RCR मजूमदार का तर्क है कि देवपाल ने शासन के अंतिम वर्षों में भोज को पराजित किया गया। फिर आता है आपका देवपाल, फिर हेडिंग नेक्स्ट आता है आपका देवपाल एवं दक्षिण भारत। उड़ीसा एवं विंध्य के दक्षिण मध्य प्रांत तक उसके अभियानों या विजयों का उल्लेख कर सकते हैं। देवपाल के तृतीय शासन वर्ष को एक अभिलेख में उसे कलचुर अंतक कहा गया है। बादल अभिलेख में देवपाल की उत्कल, यानी कि जो उत्कल है वो उड़ीसा से संबंधित होता है, इसमें उत्कल विजय का उल्लेख है। यह पराजित नरेश शिवकर द्वितीय था, यानी कि इसका जो पराजित नरेश है वो कौन था, शिवकर द्वितीय जी थे। उसका फिर आप खा जाएंगे कामरूप। कामरूप में लिखेंगे कि देवपाल ने पाल साम्राज्य को पूर्व की ओर भी विस्तृत किया। भागलपुर लेख में देवपाल के चचेरे भाई जयपाल को प्राग्ञ ज्योतिष के शासक को नतमस्तक करने वाला बताया गया है। डॉक्टर मजूमदार जी के अनुसार प्राग्ञ ज्योतिष में देवपाल ने प्रालंब एवं सालंब को पराजित कर उसे वहाँ का कर सामंत नियुक्त किया, जिसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार देवपाल ने पाल साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुंचा दिया, जिसकी सीमाएं हिमालय एवं उत्कल तथा गंगा यमुना के दोआब एवं ब्रह्मपुत्र तक फैल गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवपाल एक महान शासक था। उसमें जयचंद आपका आता है, जयचंद कौन था, यहाँ पे जयचंद के बारे में लिखना है। इसमें लिखेंगे कि विजय चंद्र का पुत्र जयचंद विक्रम संवत 1126 ईस्वी, यानी कि 21 जून 1170 ईस्वी को गहड़वाल राज सिंहासन पर बैठा और 1168 ईस्वी से ही वह युवराज के रूप में प्रशासन से पूर्णतः संबद्ध था। उसने अपने राज्यकाल में 16 अभिलेखों का प्रकाशन किया, किंतु ये अभिलेख राजनीतिक महत्व के नहीं थे। पृथ्वीराज रासो पुरुष परीक्षा जो विद्यापति और प्रबंध चिंतामणि यानी कि मेरुतुंग से उसके शासनकाल विषय विवरण प्राप्त होते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे अन्य राज्यों में संबंध, यानी कि अन्य राज्यों में संबंध हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे आप कि जयचंद का समकालीन शासक पृथ्वीराज था। इस संबंध में सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो से है। उनका मूल उद्देश्य पृथ्वीराज की प्रशंसा करना था और इसी प्रकार जयचंद को गोविंद चंद द्वारा निर्मित एक विशाल राज्य पर हुआ था, साथ ही महान सैनिक और कुशल प्रशासन से भी प्राप्त हुआ था। अतः दोनों शक्तियों की प्रबल महत्वाकांक्षाएं थीं। इन महत्वाकांक्षाओं का परिणाम उन्हीं दोनों के लिए अपितु सारे भारतवर्ष के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी के सामने एक कर वे दोनों तो मिट गए और 1192 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक उत्तर भारत के अन्य सभी राज्य भी समाप्त हो गए। इस प्रकार 100 वर्षों के शासन के उपरांत गहड़वाल यानी कि गहड़वाल वंश का अंत हो गया और उसका साम्राज्य तुर्की साम्राज्य के सम्मिलित में कर लिया गया। जयचंद संस्कृत विधा का संरक्षक था। उसने राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष ने उसी के शासनकाल में काव्य और शास्त्र ग्रंथों की रचना की। श्रीहर्ष के मुख्य ग्रंथ हैं कौन से, नैसक चरित और खंडन खंड खाद्य। कौन से, खंडन खंड खाद्य, जो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वालों को अंत कर दिया। जयचंद का उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र था। जौनपुर जिले में स्थित मछली शहर तहसील से जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र का यानी कि विक्रमी संवत जो है वो 1255 यानी कि 1198 ईस्वी को एक दान पात्र मिला, जिसमें उसे
परम भट्टारक, महाराज धीराज परमेश्वर और यानी कि परम माहेश्वर, अश्वपति, गजपत, नरपति, राजत्र, यथापति, विविधा यानी कि विविध विद्या, विचार, वाचस्पति उपाधि धारण करने वाला कहा गया। और गहड़वाल राजाओं की इन उपाधियों का प्रयोग स्वतंत्र सत्ता का द्योतक प्रतीत माना जाता है। यानी कि जो इसको उपाधि प्राप्त हुई वो क्या था दोस्तों? परमेश्वर, परम माहेश्वर, अश्वपति, गजपति, नरपति और राजत्रयाधिपति, विविध विद्या, विचार, वाचस्पति। तो ये था इनका उपाधि। इस उपाधि से ये जयचंद को उपाधि मिली। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट यानी खंडवा। आप सारे प्रश्न बता दिए। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न अनिवार्य और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। तो ये आपको हम 2-2 प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे। 8वां प्रश्न है आपका कि राजपूत कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की विवेचना की। ये प्रश्न आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है। उसका फिर भोज परमार की उपलब्धियाँ के बारे में लिखिए। धर्मपाल के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उसका फिर आपका था 11 मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो ये हम आपको 2-2 प्रश्न करके एक अलग सी वीडियो बना देंगे जिससे कि आप लोग को समझ भी आए और अच्छे से आप लोग की जो लेखन मेथड है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगली वीडियो तक आप लोग इंतजार करिए। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।